आपको बताने वाला हूँ कि थ्योरी आपको किस तरह से रीड करनी चाहिए। ज़्यादातर लोग जेई की थ्योरी को ऐसे रीड करते हैं जैसे वो नोवेल पढ़ रहे हो, है ना। नोवेल पढ़ना क्या होता है कि आप लीनियरली रीड करे जा रहे हो। तो पहली बात तो इसको आपको एक नोवेल की तरह या किसी इंग्लिश के चैप्टर की तरह नहीं पढ़ना है कि आप जस्ट रीड करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, दूसरा पैराग्राफ आ गया, रीड करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, ऐसे नहीं होता। ठीक है। आप सिर्फ यहाँ पर जेई के अंदर आप यहाँ पे रीड ओनली नहीं करते। ठीक है। रीड ओनली नहीं करते। अब यहाँ पे क्या करते हो, रीड एंड राइट करते हो। क्या करते हो, रीड एंड राइट। थोड़ी कंप्यूटर वाली भाषा हो गई, लेकिन समझो बात को कि हमें सबसे पहले हमारा स्टेप होता है रीड करना। ठीक है। मार्क करना या नोट करना, जो भी हम चूज करें, प्रेफर करें। फिर होता है उसको इंटरप्रेट करना। अगर आप इंटरप्रेट नहीं करोगे उसको सही से, तो फिर आपने ऐसी बात होगी ना कि नोवेल पढ़ ली, है ना। फिर तो वो चीज साइंस की तरह आपके दिमाग में जाएगी नहीं। तो इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है। तो जब आप रीड कर रहे हो, ठीक है, तो रीड करते वक्त कुछ पॉइंट्स हैं, मार्क करते वक्त कुछ पॉइंट्स हैं और इंटरप्रेट करते वक्त कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आप ध्यान रखोगे तो आप ये पूरी प्रोसेस इफेक्टिवली कर पाओगे। रीड करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, देखो। नंबर 1, आप ईच एंड एवरी वर्ड पे ध्यान दे रहे हो। ईच एंड एवरी वर्ड, क्योंकि ये साइंस है भाई। आपने कुछ थोड़ा बहुत गलत समझ लिया तो ये चलेगा नहीं, समझ रहे हो, नॉवल नहीं है ये। तो ईच एंड एवरी वर्ड, अगर कहीं पे और की जगह एंड लिखा है तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट। तो ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दूसरी बात है कि अगर आप इसको अभी अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो उस रीडिंग में, एक रीडिंग ऐसी हो सकती है कि चलो यार ऊपर से स्किम कर रहे हैं, है ना, देख रहे हैं कि क्या क्या है। एक रीडिंग होती है कि हम समझने बैठे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें अभी समझना है। तो फिर बहुत जरूरी होता है कि यू मस्ट रीड स्लो। और एनी वेज, अगर आप ईच एंड एवरी वर्ड रीड कर रहे हो तो आप नेचुरली स्लो रीड करोगे। ठीक है। तो स्लो का मतलब मिसअंडरस्टैंड मत करना, ठीक है, कि जबरदस्ती धीरे करना है, नहीं, क्योंकि ध्यान से कर रहे हैं तो इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है। तो यहां पे मैं एक चीज डालना चाहूंगा, बहुत ध्यान सुनना। रीड स्लो एंड फास्ट। रीड स्लो एंड फास्ट। क्यों? स्लो रीड करो पहले। एक सेंटेंस है जो कि आपने स्लो रीड किया, आराम से, एक एक वर्ड को ध्यान में रखते हुए, एक एक वर्ड को ध्यान में रखते हुए आपने रीड किया। ठीक है। फिर जब आपने उसे कंप्लीटली रीड कर लिया, उसे एक और बार रीड करो, लेकिन फास्ट। ठीक है। ये बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि फास्ट रीडिंग बहुत जरूरी होती है समझ में आने के लिए। मान लेते हैं मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, एक सेंटेंस में आपसे बोलता हूं कि यू शुड रीड फास्ट एंड स्लो, सॉरी, स्लो एंड फास्ट ईच एंड एवरी वर्ड। इसे सुनने के बाद, सारे वर्ड्स को अलग अलग से सुनने के बाद, इनको समझना मुश्किल हो जा रहा है। आपको ऐसा फील नहीं हो रहा? यस। पूरे सेंटेंस को एक फ्लो में अगर पढ़ देते हैं तो फिर समझ में आ जाता है आसानी से। एक एक वर्ड अगर आप पढ़ते हो तो समझ में नहीं आता है। ठीक है। तो इसलिए पहले समझने के लिए एक एक वर्ड पढ़ना जरूरी है, लेकिन फिर उसको एक बार में भी पढ़ो कि यू शुड रीड स्लो एंड फास्ट ईच एंड एवरी वर्ड। अब समझ में आ गया जो मैंने सेंटेंस आपको वर्ड बाय वर्ड बोला था, वो समझ में आ गया। जैसे 2 पॉइंट्स का आप ध्यान रख लोगे, आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, स्लो करने के चक्कर में फास्ट नहीं करते, अंडरस्टैंडिंग वीक हो जाती है। ऐसी ना सिर्फ एक पूरे सेंटेंस को आपको फास्ट इनफ करना होता है, आपको पूरे पैराग्राफ को, पूरे चैप्टर को फास्ट इनफ पढ़ना होता है। अगर आप एक चैप्टर को 3-4-5 दिन के अंदर नहीं निपटा देना, अगर आप उसको 15 दिन 20 दिन खींचते हो तो उसको समझना आपका और मुश्किल होता जाता है, समझ लो। तो पहले 1 बाय 1 रीड किया, एक पैराग्राफ को सेंटेंस बाय सेंटेंस रीड किया। देखो, एक सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड पहले रीड करो, फिर उसको एज अ सेंटेंस रीड करो, फिर सेंटेंसेस को सेंटेंस बाय सेंटेंस रीड करो, फिर उनको एज अ पैराग्राफ दोबारा रीड करो। डबल लेयर में काम करो ताकि डेप्थ में भी अंडरस्टैंडिंग बढ़े और फ्लो भी आए। ठीक है। मार्क करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब आप मार्क कर रहे हो तो आपको सिर्फ ऐसे मार्क नहीं करना कि ये इंपॉर्टेंट है ना। जस्ट आपको ऐसे नहीं करना इंपॉर्टेंट है या नॉट इंपॉर्टेंट है, ऐसे मार्क नहीं करना है। ठीक है।
आपको ये देखना है कि अलग अलग तरह की चीजें आप मार्क करते हो। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि आज समझ में नहीं आई, तो उन्हें NU मार्क करो, नॉट अंडरस्टूड। कुछ चीजें जो कि आप चाहते हो कि ये आप रिवीजन के दौरान करो, तो डू ड्यूरिंग रिवीजन। या फिर आप चाहते हो कि उसको आप रिवाइज रिवीजन के टाइम करो, बहुत इंपॉर्टेंटली, तो देखो रिवाइज ड्यूरिंग रिवीजन। कोई चीज हो सकता है जो कि क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का दोबारा मन करे, कि आपने सॉल्व तो कर लिया इसको सॉल्यूशन देखकर, लेकिन आप चाहते हो कि जब आप रिवाइज करो तो आप उसको दोबारा करो एक बार खुद से, तो उसको लिखो डू इट अगेन। समझ रहे हो? और कोई चीज जो प्रीवियस ईयर में आ रखी है उसको लिखो PYQ एडवांस। मेंस में आ रखी है PYQ मेंस, ठीक है? ईयर भी चाहो तो लिख दो, है ना? इस तरह से स्पेसिफिकली मार्क करना होता है, ठीक है? और ये तो हो गया मार्किंग के लिए, ये हो गया मार्किंग के लिए। नोट्स के लिए क्या है? आपको पहली बात तो इंफॉर्मेशन को अलग नोट करना है। कोई चीज इंफॉर्मेशन है उसको आप सेपरेट नोट करो, ठीक है? और इसको नोट सेपरेटली, ठीक है? जो चीज जस्ट इंफॉर्मेशन है और जो चीज अंडरस्टैंडिंग वाली है, जो चीज आपने समझ ली, जो चीज अंडरस्टैंडिंग वाली है, उसे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ उसे समझने के बाद ही नोट करो, ठीक है? कुछ रफ नोट्स आप समझने के लिए भी बना सकते हो, जो समझने की प्रोसेस के लिए, लेकिन वो नोट करने की प्रोसेस के लिए नहीं है, रिवाइज करने की प्रोसेस के लिए नहीं है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ही उनकी सिर्फ समरी नोट करो, ठीक है? समरी नोट करो सिर्फ। और इंफॉर्मेशन को, डेटा को अलग से नोट करो। डेफिनेशन है, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज हैं, रिजल्ट्स हैं, उन्हें अलग नोट करो, ठीक है? और अगर कोई ऐसी प्रोसेस होती है, जैसे कि एक एल्गोरिथम, एक मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड, ठीक है, तो उसे स्टेप बाय स्टेप नोट करो, स्टेप बाय स्टेप, कि स्टेप 1 में ये किया, स्टेप 2 में ये किया, स्टेप 3 में ये किया, ऐसे। अब देखो, इंटरप्रेट करने के लिए कुछ बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। इंटरप्रेट करने के लिए नंबर 1 पॉइंट, कि सारी चीजों को अलग अलग तरह से देखो, कॉन्स्टेंट्स को अलग देखो, ठीक है? डेफिनेशंस को अलग देखो, ठीक है? कोई आपको बता रहा है कि इसकी SI यूनिट ये है, डायमेंशन ये है, तो उसकी जो यूनिट्स एंड डायमेंशन है उनको अलग देखो, ठीक है? अगर उसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन, तो उसे अलग देखो। उसके अंदर कोई कंक्लूजन है कि हमने जो भी अभी तक समझा उससे हमने ये कंक्लूड किया ये है, तो उसे अलग देखो। कोई चीज बता रहा है, उसका एडवांटेज बता रहा है या डिसएडवांटेज बता रहा है, उसको अलग से देखो। कोई किसी का यूज बता रहा है, उसे अलग से देखो। कोई किसी का एप्लीकेशन बता रहा है, क्या है एप्लीकेशन, मतलब क्वेश्चंस में क्या है एप्लीकेशन इन क्वेश्चंस, तो वो अलग से देखो। कोई बता रहा है कि इस थ्योरी की या इस कॉन्सेप्ट की जो मेन लाइन है, मेन जो पॉइंट होता है ना एक्सप्लेन करने वाला, वो क्या है, तो मेन थ्योरी जो है वो क्या है, एक दो लाइन जो सिग्निफिकेंट होती हैं बहुत, जो एक थ्योरी को डिफाइन करती है, वो क्या है, और मेन फॉर्मूला क्या है, ठीक है? वैसे तो कंक्लूजन में आ जाता है फॉर्मूला, लेकिन आप अलग से भी लिख लो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन क्या है, एंड सो ऑन, ठीक है? कहाँ पे क्वेश्चन को करने के या फिर डेरिवेशन के स्टेप्स लिखे हैं, स्टेप्स ऑफ क्वेश्चंस और डेरिवेशंस, ठीक है? तो ये सब चीजें आपको सेपरेटली, एक पैराग्राफ है ऐसे, उसके अंदर आपको नोटिस करना है कि यहां से यहां तक डेफिनेशन लिखी है, ठीक है? और यहां से यहां तक एक कांस्टेंट की वैल्यू लिखी है, ये मेन थ्योरी वाली लाइन है ना? यहां पे फॉर्मूला दे रखा है और फिर उसके बाद डेरिवेशन दे रखे हैं, तो उसको आपको ना डिस्टिंक्ट देखना है, लीनियरली रीड नहीं करना है, डिस्टिंक्ट देखना है, सारी चीजों को अलग अलग देखना है कि ओके, ये मैं पढ़ रहा हूं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर मान लेते न्यूटन सेकेंड लॉ, तो उसमें ये कांस्टेंट है इस पूरे
उसमें कांस्टेंट यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन ये है कि जो फोर्स है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या फिर उसका कंक्लूजन ये है कि वो F इक्वल टू ma की तरह भी दिखाया जा सकता है, तो वो उसका एक फॉर्मूला भी बन गया, ठीक है। लेकिन मेन थ्योरी वाला पॉइंट क्या है, मेन थ्योरी वाला पॉइंट है कि F क्या है, M क्या है, A क्या है। F इक्वल टू dp बाई dt, F क्या है, वेक्टर है, तो उसकी यूनिट्स एंड डायमेंशन वाली चीज आ गई। वेक्टर है, ऐसा यूनिट उसकी क्या होती है, न्यूटन होती है, डायमेंशन क्या होते हैं, तो उसको सबको अलग अलग तरह से अंडरस्टैंड करो, ठीक है। जैसे अगर आपको इसको इंटरप्रेट करना है तो मैं आपको इसको नोट वर्जन में बता रहा हूँ, आपको नोट नहीं करना है ऐसा, लेकिन इंटरप्रेट आपको अपने दिमाग में इस तरह से करना है कि यहाँ पे क्या डेफिनेशन है उसको लिखो, क्या कांस्टेंट है उसको लिखो, क्या ऐसा तीसरी चीज है उसको लिखो, एंड सो ऑन। तो लिखना नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंड ऐसे अलग अलग करके करना है। तो इससे क्या होगा, एक तो नंबर वन ये चीज होती है कि कोई भी चीज आपको याद करनी होती है, अगर आप उसको 4-5 चंक्स में याद करते हो तो वो इजिली याद हो जाती है वन बाय वन। एक तो ये चीज है, मेमोरी बेनिफिट है इसका, ठीक है, मेमोरी बेनिफिट हो गया। दूसरा क्या हो गया कि आप समझ पा रहे हो सारी चीजों को, क्योंकि डेफिनेशन को समझना, डेफिनेशन का एक सेंटेंस है और एक्सप्लेनेशन के 5 सेंटेंस है, तो आप क्लियर कट समझ पा रहे हो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो आप ये समझ पाओगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, काफी स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी आपकी, स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये चीज है। फिर यहां पे क्या होगा, ना सिर्फ मेमोरी को हम छोटा कर रहे हैं, इसमें एक और पॉइंट है कि मेमोरी को हम ऐसे कर रहे हैं कि अगर हमें सिर्फ कांस्टेंट याद करने हैं तो फिर हम कांस्टेंट याद करने की कोशिश करेंगे, है ना, ये वाली भी बात हो गई। तो मेमोरी भी स्पेसिफिक हो गई, मेमोरी भी स्पेसिफिक हो गई, अंडरस्टैंडिंग भी स्पेसिफिक हो गई, मेमोरी भी हो गई। अब तीसरी चीज क्या है कि जब हमको रिवाइज करना होगा तो हमें पता है कि हमें एक्सप्लेनेशंस को रिवाइज नहीं करना है, ठीक है, तो हमें पता है कि व्हाट टू रिवाइज एंड व्हाट नॉट टू, ये हमें पता है। एक्सप्लेनेशन को रिवाइज नहीं करना है, एडवांस डिसएडवांटेज को नहीं करना है, एप्लीकेशन इन क्वेश्चंस को करना है, मेन थ्योरी फॉर्मूला को करना है, ठीक है, डेरिवेशन में भी देख लें लेकिन याद नहीं करना है, इस तरह से एंड सो ऑन, समझ रहे हो। तो इस तरह से अगर आप रीडिंग करते हो ना जेई की थ्योरी को तो काम हो पाएगा। तो रीड करने के लिए क्या करना है, मार्क करने के लिए क्या करना है, नोट करने के लिए क्या करना है, और कैसे इंटरप्रेट करना है, इन सारी चीजों को मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर अब जब आप ये कर रहे हो ना तो पैरेलल में थोड़ी सी थिंकिंग भी होती है, ठीक है। तो एक और पॉइंट है यहाँ पे थिंकिंग का, जो कि हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि थिंकिंग कभी बंद नहीं होती। तो इसमें आपको कुछ चीजें सोचनी है। पहली बात तो वाई आपको नहीं सोचना है वॉट जानने से पहले। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करो कि वॉट क्या है, ठीक है, मतलब वॉट इज द थिंग दैट आई एम स्टडीइंग, वॉट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है। देन आपके दिमाग में आना चाहिए हाउ, कि ये कैसे आया, है ना, F इक्वल टू एम कैसे आया। तो हमने देखा कि डेफिनेशन पे हम गए और हमने देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, फिर हमने देखा कि अगर मास कांस्टेंट है तो dv बाई dt करके बचेगा, तो वो ma हो गया, है ना। फिर आप सोचना वाई। दिक्कत क्या है कि अगर आप ज्यादा साइंटिफिक हो जाओगे, सो कॉल साइंटिफिक, और वाई पहले सोच लोगे वॉट जाने बिना, तो फिर आप बेसलेस थिंकिंग पे चले जाओगे, क्यों ऐसा है, दुनिया ऐसी क्यों बनी है, और ये सब नहीं, ये फालतू नहीं सोचना, ये लेजी थिंकिंग होती है। हमें मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, समझ रहे हो। तो व्हाट पहले जानना है, हाउ पहले जानना है, और वाई। तो कभी भी ये सीक्वेंस याद रखना, ऐसे नहीं करना कि वाई पहले उठाने लगो, सवाल उठाने लगे आप, लेकिन आपको चीज पता नहीं है क्या है, तो ऐसे मत करना, ऑलराइट। तो इस तरह से आप जेई की थ्योरी को कंप्लीटली समझ पाओगे। ऑल द बेस्ट।